Good afternoon, all of you. In today's part of arenes, we will discuss about the aromatic electrophilic substitution reactions. जो आपका बेंजीन है वो कौन सी रिएक्शंस आपकी शो करता है, वो हमेशा शो करता है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मींस व्हाट आर दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. तो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो कौन सी होती हैं? द रिएक्शंस इन विच one of the species, that species must be the weak one, is replaced by the another strong species of the same nature without causing any change in the remaining part of the molecule. जैसे आप जिस चेयर पे अभी बैठे मेरे सामने आप पढ़ रहे हैं, अगर कोई आपसे स्ट्रॉन्ग बंदा आएगा तो ही आपको उठा सकता है. लेकिन ध्यान रखें, मैंने यहाँ पे बात लिखी ऑफ द सेम नेचर. मीन्स अगर आप एक क्या है, ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग को कौन उठाएगा? ह्यूमन बीइंग. आप ये नहीं कहेंगे नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है, ह्यूमन बीइंग नहीं कोई डॉग आ जाए, हम उसको देख के भाग जाए, वो हमारी चेयर पे बैठ जाए, है तो वो भी हमारा एनिमल ही. तो मीन्स हम भी एनिमल ही हैं, ह्यूमन बीइंग आल्सो एन एनिमल. कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ही कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही रिप्लेस कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. और एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करेगा, एक वीक न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करेगा. तो ऐसी रिएक्शंस को आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसी बेसिस के ऊपर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी, न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल करे तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएंगी. अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो आपको इसमें बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, और इस अल्काइल हैलाइड में आप देखेंगे कार्बन और Cl, यही दो एटम है जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. Cl is more electronegative than carbon. Because of that electronegative difference, the Cl will attract these bond pair electron towards itself, and thus the Cl acquires slight negative charge and the carbon acquires slight positive charge. And due to that, आपको ये पता है कि always the reaction takes place on the central carbon atom, central atom. Here the central atom is the carbon, the atom which forms maximum number of bond called the central atom. इस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा वैलेंसी कार्बन की है, कार्बन ने ही सबसे ज्यादा बॉन्ड बना रखे हैं, और यही वो कार्बन है जिसके ऊपर सेपरेशन ऑफ चार्ज भी हुआ है. क्योंकि सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा तभी तो कोई ऑपोजिट चार्ज स्पीसीज उस पर अटैक करेगी. क्योंकि सेंट्रल कार्बन एटम पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? इस पे अटैक करेगी कोई नेगेटिव चीज. नेगेटिव स्पीसी को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल. आपको ध्यान होगा मैंने एक बार पहले भी पढ़ाते हुए आपको बता दिया था. जैसे मान लीजिए हम आपके सामने ये लिख देते हैं HCl, देखो इस टाइप से, तो क्या होता है? H पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है. कभी भी नेगेटिव स्पीसी को हम सेपरेट नहीं कर सकते कि Cl नेगेटिव को अलग से सेपरेट करके रखते हैं. जैसे इस एग्जांपल में हमने एक्वस QH ले रखा है यहाँ पे, तो OH नेगेटिव को हम सेपरेट नहीं किया. फ्रॉम वेयर इट कम्स फ्रॉम एक्वस QH. एक्वस QH के अंदर से OH नेगेटिव आया है. तो जैसे HCl भी था, तो इसके अंदर जो नेगेटिव पार्ट होता है दैट कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल, और जो पॉजिटिव पार्ट होता है दैट कॉल्ड द इलेक्ट्रोफाइल. अब क्वेश्चन ये उठता है विच विल अटैक इन द फर्स्ट स्टेप. ये हमने पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के दौरान भी आपको पढ़ा दिया था. तो यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल कार्बन एटम को देखा जाएगा, सेंट्रल एटम को देखा जाएगा कि उसके ऊपर कैसा है चार्ज. तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स के अंदर सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल विल अटैक. तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर देखो अटैक कर देगा, और जिसकी वजह से आपके जो Cl जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा, और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा. तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया, आपने देखा कि वीक न्यूक्लियोफाइल था. वीक न्यूक्लियोफाइल बोलो कौन था? आपका Cl नेगेटिव. उसको रिप्लेस किसने किया? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने. वो बोलो कौन है? आपका OH नेगेटिव. सो दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं जैसे बेंजीन. आपने पढ़ा था पिछला पार्ट जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था, जो बेंजीन इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू द हक्कल रूल, क्योंकि इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है. देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लस साइक्लिक कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल रिंग के अंदर है, तो इसलिए साइक्लिक हो गया. तो साइक्लिक कंजुगेशन ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट है आपके डबल बॉन्ड. तो दोनों कंडीशन पूरी हैं, तो इसलिए जो आपका ये कंपाउंड है, जो ये बेंजीन है, ये आपका एरोमेटिक है. अब ये अपने एरोमेटिसिटी को तो लॉस्ट करना नहीं चाहेगा, तो होगा क्या? बेंजीन में हर कार्बन के ऊपर H होता है, क्योंकि फार्मूला बेंजीन का C6H6 होता है. तो अब होगा क्या? आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा. ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा. यहाँ पे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे शिफ्ट होंगे. जब मैकेनिज्म अभी आएगा आपका, अभी हम आपको बताएंगे कि पाई इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट होते हैं कार्बन की तरफ, और वो दे दिए जाते हैं इलेक्ट्रोफाइल को. उसके बाद ये स्पीसी बनती है. देखो यहाँ पे वो कार्बन, देखो पीछे वाला जो कार्बन था उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया. जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है यहाँ पे H भी है,
ऐसा नहीं है एच कहाँ चला गया, जो एच हमने बिल्कुल शुरू में दिखाया था वो अभी भी प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे ये एच ये रहा, ठीक है आपको एच यहाँ पे है। तो मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है उसका मैकेनिज्म कैसा होता है आगे हम डिस्कस भी करेंगे, फिलहाल यही है वो मैकेनिज्म कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिधर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा ई पॉजिटिव तो बेंजीन के सभी कार्बन के ऊपर घूम जाएगा, लेकिन किसी एक कार्बन के पास जाके रुक जाएगा। जिधर ये इलेक्ट्रोफाइल जाके रुकेगा ये पाई इलेक्ट्रॉन गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम, ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों उसी कार्बन की तरफ देखो शिफ्ट हुए और इस इलेक्ट्रोफाइल को दे दिए गए। तो जो ये पीछे वाला कार्बन है इसके ऊपर बोलो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जो डबल बॉन्ड है ये तो टूट चुका, क्योंकि जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे ये दोनों इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड वाले पाई बॉन्ड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यही तो आगे शिफ्ट हुए हैं, और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन से तो नया बॉन्ड बना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। देखो कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में जो है नया बॉन्ड बन गया, इस बॉन्ड में बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्रॉम वेयर दीज टू इलेक्ट्रॉन कम्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ये पाई बॉन्ड के ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो जो एक कार्बन है जिससे इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन तो यूं के यूं रहे, क्योंकि पाई बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन थे इस कार्बन वाला तो कार्बन का रहा, लेकिन पीछे वाले कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रोफाइल को मिल गया, तो इसलिए ई के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया, इसलिए बैक कार्बन एटम के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब अभी आपने डेफिनेशन देखी थी, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक कोई भी हो, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक वीक इलेक्ट्रोफाइल को कौन रिप्लेस करता है, स्ट्रॉन्ग। मतलब जिस कार्बन के ऊपर एच लगा हुआ है उसी के ऊपर ई आके लग चुका है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, तो यहीं से तो एच रिप्लेस होगा। तो अब क्या होगा, क्योंकि जो बेंजीन रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी देखो लॉस्ट हो चुकी है, अब एरोमेटिसिटी को तो मेंटेन करना होगा, इसलिए कार्बन और एच के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे देखो ये आगे शिफ्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पे सी और एच के बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों यहाँ पे शिफ्ट हुए, शिफ्ट होने से यहाँ पे दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, और ये आपका देखो एच पॉजिटिव निकल गया और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये छोटी सी जो स्टेप है ये आपके सिलेबस के अंदर है, पेपर में आना होता है आपका मैकेनिज्म कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द बेंजीन। बेंजीन के अंदर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चलती है उसका मैकेनिज्म बताएं। मैकेनिज्म दो तरह का होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल ये सिंपल सा मैकेनिज्म आप अपने माइंड में जरूर रखें। बोलो होता क्या है इसमें, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल किसी भी एक कार्बन के पास चला जाएगा, जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रोफाइल जाएगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स उस कार्बन के पास जाके और इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर दिए जाएंगे, कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल के बीच नया बॉन्ड बन जाएगा, बैक जो कार्बन एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कि जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाके लगेगा उसी कार्बन के ऊपर से एच पॉजिटिव निकलेगा हमेशा हर रिएक्शन में, चाहे आपके इस क्लास में हो आप नेक्स्ट में हो, किसी भी क्लास में कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हो वो हमेशा सेम रहेगा। हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब भी चलती है, चाहे वो आपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन में देखा हो चाहे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमेशा ही जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल लगेगा उसी कार्बन के ऊपर से एच पॉजिटिव लॉस होगा, ये कहलाता है जनरल, ये जनरल मैकेनिज्म होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देखो न्यूक्लियोफाइल होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, और इसी टाइप से कौन दिखाता है अभी हमने ऊपर बता दिया आपको डेफिनेशन भी कि द स्पीसीज इन व्हिच अ वीक न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर वन कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड इसको शो करते हैं। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन व्हिच ए वीक इलेक्ट्रोफाइल इज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल, तो आप उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। Benzene shows the electrophilic substitution reaction. Why benzene shows the electrophilic substitution reaction? पिछले लेक्चर में बैक लेक्चर जो है हमारे, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा था उसके अंदर भी हम आपको डिटेल में बातें बता चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेंजीन होता है इसके पास हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और जिस हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ही तो आपके इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर जाके अटैक करता है, तो इसलिए तो बेंजीन शो करता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और ये एरोमेटिसिटी को लॉस्ट करना नहीं चाहता बेंजीन, एरोमेटिसिटी को मेंटेन करना चाहता है, इसीलिए तो एक एच हटेगा और एक ई लगेगा, मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए व्हाई बेंजीन शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो दो वर्ड है इसमें, एक इलेक्ट्रोफिलिक एक सब्स्टिट्यूशन, आपको दोनों वर्ड को एक्सप्लेन करना है। व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, व्हाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक का जवाब आपने क्या दिया, due to the high pi electron density on the benzene ring the electrophile will attack on it। why substitution reaction का जवाब आपने क्या दिया कि to maintain the aromaticity in the benzene ring, to maintain the aromaticity in the benzene ring, तो क्या होगा आपका the आपके C और H के बीच का बॉन्ड क्या होगा, विल ब्रेक, वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रोफाइल वहां पे लग जाएगा। टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हुई, टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी।
क्लियर हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी हो सकती है, वो एरोमेटिक भी हो सकती है, जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे, जिसमें क्या होगा, जो H है जो रिप्लेस होगा वो कहाँ से होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर से। जैसे अभी हमने बताया था ये बेंजीन रिंग है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए किस टाइप से, देखो मैकेनिज्म अभी जो हमने एक्सप्लेन किया था। बेंजीन रिंग के ऊपर जो H है, अगर वो लॉस हो जाए H पॉजिटिव की फॉर्म में, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे जाके लग जाता है, तो आप उसे कहते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप उसे क्या कहेंगे, दैट इज द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे एरोमेटिक लिखते हैं ना, ये इलेक्ट्रो एलिफेटिक की जगह आप यहाँ पे एरोमेटिक लिख देंगे डेफिनेशन के अंदर। सेकंड आती है एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब कि जिसके अंदर आपके पास कोई कैसा कंपाउंड हो जिसमें बेंजीन रिंग ना दिखाई दे। जैसे हमने ये लिखा अभी यहाँ पे, क्या किया, OH नेगेटिव ने देखो अटैक किया, H को इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास देखो रह गए, कार्बन आयन बन गया। अब उसके बाद क्या हुआ, NO पॉजिटिव ने अटैक किया, देखो निकला कौन था बोलो, अभी फर्स्ट स्टेप के अंदर H पॉजिटिव लॉस हुआ। H पॉजिटिव क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, एक वीक इलेक्ट्रोफाइल इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस, क्योंकि OH नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, H को दिया। जो अपना इलेक्ट्रॉन H को दे वो कौन होता है, बेस, पहले हमने बताया था। अगर कोई OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन H को ना दे के किसी और एटम को दे देता तो आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड द न्यूक्लियोफाइल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। तो बोलो यहाँ पे OH नेगेटिव को आप बेस कहेंगे या न्यूक्लियोफाइल, आप इसे कहेंगे बेस, बिकॉज वेयर द OH नेगेटिव आयन give their electron, donate their electron to the H atom। H को दिए है इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकला है यहाँ से, तो H पॉजिटिव की फॉर्म में निकलने का मतलब इलेक्ट्रोफाइल निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में जहां से H निकला है, जो आपकी यहाँ पे जो हम कह रहे थे कार्बन आयन बन गया। कार्बन आयन तो कब कहते हैं, जब कहते हैं जब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज कार्बन पे नहीं, ये नाइट्रोजन पे, तो अब आप इसको कार्बन आयन नहीं कह सकते, तो मीन्स एक एनायन बन गया है आपका। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, NO अपोजिट नाइट्रो सोनियम आयन को दे देगा यहाँ पे, और जिसकी वजह से NO लग गया, मीन्स कौन लग गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल लग गया। इसमें कहीं पर भी आपको बेंजीन रिंग नहीं दिखाई दे रहा। जो H एटम है ये किसी बेंजीन रिंग के ऊपर से नहीं हटा, अगर बेंजीन रिंग का H हटता, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगता, तो वो कहलाती आपकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ पे जो आपका H है ये किसी बेंजीन रिंग के ऊपर से नहीं हटा, तो इसलिए ये कहलाएगी आपकी एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नेम्स, दैट इज द एरोमेटिक वन और द एलिफेटिक वन। आप नेक्स्ट एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसमें देखें दोबारा से बिल्कुल सेम लिया हमने, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग भी हमने ले लिया ताकि आप पजल ना हो। दोबारा से उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे डोनेट किए गए, लेकिन अब की बार आप ध्यान से देखें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट किए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन बोलो किसको डोनेट किए गए, H को। लेकिन क्या वो H बेंजीन रिंग का है, नो, वो NH2 ग्रुप वाला H है, तो इसीलिए दैट आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ द एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। देखो उसी टाइप से रिएक्शन चली, बिल्कुल सेम है, हमने एक ही तो फर्क किया है, ऊपर वाले रिएक्शन में जो R ग्रुप था, R की जगह देखो हमने बेंजीन रिंग लगा दिया, लेकिन ये एक एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगी, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन पहले एरोमेटिक में बेंजीन रिंग की इन्वॉल्वमेंट थी, बेंजीन रिंग का जो H था उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, बेंजीन रिंग का H हटा था। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बेंजीन है उसके ऊपर जो चलती है वो कितनी है। आपके सिलेबस में 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, देयर आर द 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द बेंजीन। दीज 5 आर, आपको पहले से पता भी होगा, पहले से पढ़ भी चुके होते हैं। कौन कौन सी हैं, फर्स्ट वन इज द, बोलो कौन सी होती है सबसे पहले वाली, सबसे पहले नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिर उसके बाद आपकी फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें ये रिएक्शन चलेंगी क्यों। वैसे तो हमने आपको अभी बता दिया था कि बेंजीन रिंग जो होता है इसके पास क्या होती है, हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो विच वन विल अटैक, कौन करेगा अटैक इन दोनों में से, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो नेगेटिव के पास तो कोई पॉजिटिव जाएगा, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं जाएगा, तो पॉजिटिव कौन है, इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक, आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा। तो इसीलिए जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो बेंजीन विल शोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा होता है। दोनों स्पीसी हमने आपके सामने लिखी और दिखाया कि किस वजह से इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करता है और न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो आपकी बेंजीन है, अब इसके अंदर जो मैकेनिज्म था अभी अभी मैंने आपको बताया भी
किस तरह से चलता है, लेकिन मैकेनिज्म दो तरह का होता है। आप ध्यान रखना, एग्जाम में आपके डायरेक्टली लिखा आएगा, अगर लिखा ना आए तो आपकी मर्जी होगी, आप कोई भी मैकेनिज्म लिख दें। तो मैकेनिज्म दो टाइप का होगा, वाया द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और द पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू या पाई। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा था। देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले होता क्या है, देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा कहीं से। कोई भी रिएक्शन हो, जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम भी बता दिए थे, 5 रिएक्शन आपके सिलेबस में, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। पांचों रिएक्शन के अंदर और भी हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिर्फ यही नहीं है, लेकिन दीज आर दी बेसिक 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच आर शोन बाय द बेंजीन रिंग। लेकिन और भी हो सकती हैं, उनको भी हम बाद में देखेंगे। तो लेकिन उन सभी के अंदर होगा क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेट होना। इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहां से, लेकिन मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल आ गया, पांचों रिएक्शन में कैसे आएगा वो तो हम पांचों रिएक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे तो उसके दौरान हम देखेंगे कि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, आपका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में कौन होगा, और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा। यहाँ पे जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से ही रिप्रेजेंट कर देंगे, चाहे वो किसी भी वेज से आया हो, चाहे वो किसी भी रिएक्शन में आया हो। तो ये हमने बेंजीन रिंग लिखा। देखो इलेक्ट्रोफाइल जैसे अभी हमने आपको बताया था, तो देखो सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हुआ, वो तो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से जनरेट होता है। लेकिन सेकंड स्टेप में अब होगा क्या, जैसे आपको पीछे बताया गया था कि जो इलेक्ट्रोफाइल है ई पॉजिटिव, ये बेंजीन रिंग के किसी एक कार्बन के पास चला जाएगा, और वहां पे जाने के बाद क्या करेगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट होंगे किसी एक कार्बन की तरफ, और इलेक्ट्रोफाइल को वो इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएंगे, और इलेक्ट्रोफाइल और कार्बन के बीच देखो नया बॉन्ड बन जाएगा। देखो पाई इलेक्ट्रॉन की होगी ना शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी and that donated towards the electrophile. So the shifting of the pi electron density towards the incoming electrophile, जिस कार्बन के पास इलेक्ट्रोफाइल गया वहां पे दे दिया गया। शिफ्टिंग का मतलब है नया बॉन्ड बनना, तो वही हमने देखो बी पॉइंट में लिख रखा है, शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी towards the incoming electrophile to form the sigma bond between the carbon atom and the incoming electrophile, means sigma complex कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो देखो बन गया ना सिग्मा बॉन्ड, कार्बन और किसके बीच बना, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के बीच, तो ये एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया। चलो क्या बन गया यहाँ पे, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, बेसिक रूल है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि जिस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल जाके लगेगा उसी कार्बन के ऊपर से ही H पॉजिटिव लॉस होगा। तो देखो ये H लगा हुआ है, क्योंकि देखो आप गिन लो पहले से कार्बन के बॉन्ड, वो कार्बन जिसपे इलेक्ट्रोफाइल, इसके बॉन्ड गिने आप देखो, 1 2 3 बॉन्ड ही दिख रहे हैं आपको, कार्बन के तो 4 बॉन्ड होते हैं, फोर्थ वन कौन है, फोर्थ वन ये H ही तो है। तो इस टाइप से आप बॉन्ड भी काउंट कर लें। अब एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, देखो H अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा क्योंकि वीक इलेक्ट्रोफाइल, इसको हटना होगा, दोनों सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए गए, वहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो दोबारा से बन गया ना डबल बॉन्ड, जहां से टूटा था, तो जहां से डबल बॉन्ड का ब्रेकेज होता है वहीं पे डबल बॉन्ड दोबारा बन गया टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। तो आपने देखा इसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो एक्सप्लेन करना आ जाए तो इस टाइप से इतना ही लिखना है और इतना ही आपको डायग्राम बनाना है, अगर कॉमन जनरल मैकेनिज्म आ जाए तो। अब हम देखते हैं सेकंड वन, जिसमें आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स तो बने ही बनेगा, साथ के साथ पाई कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है, इसलिए जनरली पेपर में ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिग्मा वर्ड ना लिखें क्योंकि सिग्मा तो बनना ही बनना है, लेकिन साथ के साथ पाई कॉम्प्लेक्स का बनना भी हमें एक्सप्लेन करना है। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद देखो पहली स्टेप फिर वही जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो तो हर एक रिएक्शन के अंदर अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे ई पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब देखो नेक्स्ट हम कैसे शो करते हैं, देखो हमने फिर से बेंजीन रिंग देखो यहाँ पे शो किया, फिर इलेक्ट्रोफाइल आ गया। देखो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आया है यहाँ पे, अब ये क्या करेगा, देखो ये डायरेक्ट पहले जो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन रिंग की, वो सबसे पहले वो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ई पॉजिटिव को थोड़ा सा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्या करती है, देखो थोड़ा सा अट्रैक्ट दिखाया ना हमने डॉट 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 करके, दैट इज द दैट कॉल्ड द पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। बोलो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। आ गई बात समझ में, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द सिग्मा और द पाई। बोलो सिग्मा में आपने क्या किया था,
आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट इलेक्ट्रोफाइल से की डायरेक्ट, हमने सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिखा दिया। यहाँ पे हमें क्या शो करना है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो स्लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच जो अट्रैक्शन होती है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई, इसी को कहते हैं पाई कॉम्प्लेक्स बन गया। अब होगा अगला काम, अब वही काम देखो जो पीछे सिग्मा बेम में भी हुआ था, बोलो क्या, ये पाई इलेक्ट्रॉन देखो शिफ्ट हुए, शिफ्ट होके किसको दे दिए गए, वही इलेक्ट्रोफाइल को दिए गए थे। बस एक ही स्टेप बीच में एक्स्ट्रा आ गई थी, वो क्या, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का बनते हुए दिखाना। अब देखो अगली स्टेप के अंदर देखो ये इक्विलिब्रियम हमने लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद आपके देखो ये सिग्मा बॉन्ड बन गया ना, तो देखो यही आपका कहलाया सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया, यही तो ऊपर भी बना था। बस हमने क्या किया, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने से पहले हमने पाई कॉम्प्लेक्स बनते हुए दिखा दिया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन के बॉन्ड गिने जिसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैच है, बोलो कितने बॉन्ड है उसके, उसके बॉन्ड है 3, तो 1H भी लगेगा। तो H दोबारा से अपने इलेक्ट्रॉन देखो डोनेट करेगा वहां पे, ताकि पाई बॉन्ड बन जाए। देखो ये अपने दोबारा से दिए, ये H पॉजिटिव निकल गया, लेकिन जो H पॉजिटिव निकला वो इस बेंजीन रिंग से दूर जाने से पहले, क्योंकि H के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके साथ थोड़ा अट्रैक्टेड रहेगा। बेंजीन की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसके साथ जो H पॉजिटिव अभी लॉस हुआ है, दैट गेट अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस पाई कॉम्प्लेक्स फिर से बनेगा। और अब ये बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, देखो बिल्कुल लॉस हो जाएगा, कंप्लीट लॉस ऑफ द H पॉजिटिव आयन, देखो कंप्लीट लॉस हो गया, और ये बन गया बोलो आपका क्या, फाइनल प्रोडक्ट। तो आपने डिफरेंस देखा दोनों में, देखो क्या डिफरेंस है, आपका जो मैकेनिज्म है वाया द सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और द वाया द पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हुए दिखाएंगे आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ। पाई कॉम्प्लेक्स में क्या करना है, पहली स्टेप के अंदर इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनने से पहले आप इलेक्ट्रोफाइल की बेंजीन रिंग की पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेंगे, दैट इज द पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनने के बाद ही आप पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनको शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के तरफ, और उसके बाद ही बनेगा सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन बेंजीन रिंग कार्बन एटम इन द इलेक्ट्रोफाइल। फिर अगली स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल लगा उसी से तो आपका वीक इलेक्ट्रोफाइल जो H एटम H पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस होगा, वहीं से तो उसको लॉस किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या दिखाना है, वो लॉस होने से पहले, जब लॉस होता है तो कंप्लीट लॉस से, तो यहाँ पे होता है उसका पार्शियल लॉस, मींस बॉन्ड तो टूट गया लेकिन बेंजीन रिंग से बिल्कुल दूर नहीं गया है। तो अब उसके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन गई है। H पॉजिटिव फॉर्म्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द बेंजीन रिंग, एंड फाइनली द complete loss of the H positive ion takes place and result in the formation of the product। तो इस टाइप से आपने ये देखा कि किस तरह से आपके ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब हम देखेंगे लास्ट में हमारी एक चीज कि ये जो भी हमने रिएक्शन देखी कई बार एग्जाम में आ जाता है, एनर्जी लेवल डायग्राम बनाए, तो देखो क्या करेंगे इसमें, हम ऐसा करेंगे कि एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते वक्त कुछ और बातें भी हैं जो सिंपल सी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी रिएक्शन है बेसिक 5 ही रिएक्शन है, बोलो कौन कौन सी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, 5 रिएक्शन है। तो उन जो 5 रिएक्शन है उनमें से ऑल रिएक्शन एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन थ्रू सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो कैसे, अभी हम ये डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम है जो मैंने कई बार बताया है आपको। उसके अंदर क्या हुआ, ये रिएक्टेंट दिखा दिए, रिएक्टेंट बेंजीन रिंग है, इधर प्रोडक्ट दिखा दिया, इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया आपके, H हटा इलेक्ट्रोफाइल लग गया। उसके बाद सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो बना, देखो कैसे चला, ये बीच में कोई ना कोई बोलो क्या बनेगा, कोई इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा बोलो बीच में, ये इंटरमीडिएट आपने देखा था कुछ इस टाइप से बना था ये इंटरमीडिएट, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल लग गया था और अभी जो बैक कार्बन एटम था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब उसके बाद क्या होता है देखो, उसके बीच में ये एक ऐसी स्टेज बनी थी, ट्रांजिशन स्टेट 1 कहेंगे जिसे हम, एक ऐसी स्टेज बनी थी जो इंटरमीडिएट बनने से पहले, जहां पे क्या हुआ था, पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, पाई बॉन्ड जो पुराना था, पुराना बॉन्ड देखो जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड था ये टूटना शुरू हो गया और इलेक्ट्रोफाइल आया, मीन्स आप इसको ये माने कि अट्रैक्शन, देखो पुराना बॉन्ड टूटा और नया बॉन्ड बन गया ना यहाँ पे, ये ट्रांजिशन स्टेट 1 है। उसके बाद हम दिखाते हैं इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में बनता है तो क्या होता है, देखो इस टाइप से। अब क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा से नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, देखो पाई बॉन्ड दोबारा से नया बन गया ना, देखो डॉट 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 नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया और जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 2 कहलाती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें जब भी हमारा ये मैकेनिज्म चलता है
जब भी हम एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करते हैं तो मैंने आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताई हैं। बोलो मैंने कैसे बताई? सबसे पहले रिएक्टेंट ड्रा करें, फिर प्रोडक्ट को शो करें, फिर इंटरमीडिएट को शो करें, फिर इंटरमीडिएट रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में बदला कैसे, कन्वर्ट कैसे हुआ। तो ऐसे हुआ होगा कि जो पाई बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो गया होगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया होगा। वही तो ट्रांजिशन स्टेट 1 कहलाई। देखो पाई बॉन्ड टूटना शुरू, इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनना शुरू। और इलेक्ट्रोफाइल जो था उसके ऊपर कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। देखो ई के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज दिखाया है और जो बैक कार्बन एटम है उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल का पॉजिटिव चार्ज खत्म होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। तो आपने इंटरमीडिएट में देखा, देखो ई के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज नहीं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगले ट्रांजिशन स्टेट में हमने क्या दिखाया? देखो पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हुआ। देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा ना, और कार्बन कार्बन के बीच देखो नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा टू मेंटेन द एरोमेटिसिटी। तो देखो नया बॉन्ड बनना शुरू हो गया, डॉट डॉट डॉट, पुराना बॉन्ड टूटना शुरू हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज किन पे दिखाया? इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के ऊपर, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा देखो इस टाइप से। तो ये हमने इस टाइप से लास्ट में हम लाइन भी ड्रा कर देते हैं। सो दैट कॉल्ड द एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एनर्जी लेवल डायग्राम कहलाता है। क्लियर हो गया आपका? तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये डेल्टा एच कहलाता है। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द डेल्टा एच। यहाँ पे आपको दिख रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि कुछ एनर्जी नेट निकल गई होगी। कोई आपसे पूछ भी ले डायग्राम। उसके बाद देखो एक्टिवेशन एनर्जी। अब ध्यान से देखें, इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में बदलता है तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो ये जो मैंने अभी ई एक्टिवेशन लिखी, देखो ये ऊंचाई कितनी है? कम है। तो ट्रांजिशन स्टेट टू इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में बदलता है वो एकदम बदल जाएगा। दैट रिएक्शन इज द फास्ट वन। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम है, ये इसी को शो करता है। लेकिन इधर वाली देखो एक्टिवेशन एनर्जी, जब रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में बदला तो क्या है? देखो हाई एक्टिवेशन एनर्जी है। तो इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट के बीच में जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी, वो गैप क्या है? ज्यादा है। और इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट के बीच में जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो गैप हमने दिखा रखा है वो क्या है? वो कम है। तो मीन्स कौन सी रिएक्शन फास्ट है, कौन सी स्लो है? बोलो क्या दिख रही है आपको? सेकंड स्टेप यहाँ पे फास्ट है, वो एकदम कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरमीडिएट इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी, while the reactant slowly converted into the intermediate because of the high activation energy। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो ये था जो हमने शो किया आपके कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। स्टेप 2 दिखाई, फिर स्टेप नंबर नेक्स्ट दिखाई आपने, एंड सो ऑन। तो ये आपने डायग्राम देखा, एनर्जी लेवल डायग्राम। अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा? रेट ऑफ आपके जो H है, बेंजीन रिंग के ऊपर देखो H लगा हुआ, अगर हम H को हटा के क्या लगा दे? बोलो ट्रीटियम लगा दे, ड्यूट्रियम लगा दे। मतलब ये देखने के लिए कि जो रिएक्शन हमारी चली है उसका जो मैकेनिज्म है वो किस बात पे डिपेंड करता है। तो जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है वो कौन सी स्टेप है? सेकंड स्टेप आपकी फास्ट है, फर्स्ट स्टेप आपकी स्लो है। फर्स्ट स्टेप बोलो क्या है बेटा? आपकी स्लो है क्योंकि वहां पे हाई एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। सेकंड स्टेप स्लो है। तो हमेशा रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होती है? आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। आपने पढ़ा था ना केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर, विच इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो आप लिखते थे स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो यहाँ पे स्लो स्टेप वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में आप ये बताओ, क्या रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है? नो। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कब होता है? उस सेकंड स्टेप में होता है। मींस जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उस स्टेप के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे कार्बन हाइड्रोजन हो, चाहे कार्बन हाइड्रोजन का जो दूसरा आइसोटोप है ड्यूट्रियम डी वो लगा दो, चाहे टी ट्रीटियम लगा दो, तो क्या रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो रिएक्शन की रफ्तार है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो फर्स्ट स्टेप के ऊपर डिपेंड करती है। और फर्स्ट स्टेप के अंदर एच हो, चाहे ड्यूट्रियम हो, चाहे ट्रीटियम हो, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तो सेकंड स्टेप में टूटता है और सेकंड स्टेप आपके रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं है। इसलिए हमने नीचे लिख रखा है, देखो रेट ऑफ ट्रीटिएटेड बेंजीन इज इक्वल टू ड्यूट्रिएटेड बेंजीन इज इक्वल टू प्रोटिएटेड बेंजीन। मतलब बेंजीन ले लो, बेंजीन के ऊपर से एच हटा के डी लगा दो, ड्यूट्रिएटेड बेंजीन हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर एच हटा के टी लगा दो, ट्रीटिएटेड बेंजीन हो जाएगा। अब कोई भी ले लो, आपकी रिएक्शन की रफ्तार क्या रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमारा जो मैकेनिज्म है कैसे चले,
सल्फोनेशन, आयोडीनेशन जो रिएक्शन थी थ्रू सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया, उसके अंदर देखो आप, देखो एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा जल्दी बता देते हैं, सिर्फ 3 मिनट्स बची हुई है आपकी, फिर क्लास ऑफ हो जाएगी। देखो ये हम पहले ही देखो आपको ऐसे बता चुके थे, सारी चीजें सेम है आपकी। बस एक डिफरेंस, सिर्फ एक डिफरेंस है दोनों में। बोलो क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? डिफरेंस सिर्फ इतना दिख रहा है कि आपके ट्रांजिशन स्टेट 1 और ट्रांजिशन स्टेट 2 को हमने सेम लेवल पे दिखा दिया। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एनर्जी लेवल डायग्राम्स। तो यही हमने बताया है कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम अभी आपके सामने बनाया गया, ये किसके लिए बनाया गया है? हमने पीछे लिखा था ऑल रिएक्शन एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। जो सल्फोनेशन और जो आयोडीनेशन रिएक्शन है उनके अंदर, क्योंकि उन रिएक्शंस के अंदर आयोडीनेशन एक स्लो रिएक्शन होती है, तो उन रिएक्शंस के अंदर जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ट्रांजिशन स्टेट 2 है, दोनों सेम लेवल के ऊपर होती हैं। दोनों बोलो क्या होती है? सेम लेवल के ऊपर होती है। मतलब दोनों में से किसी को भी ये नहीं कह सकते विच वन इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मतलब अगर आप सेकेंड स्टेप के अंदर जो H है वो टूट रहा है, तो मतलब अगर आप बेंजीन ले लो, ड्यूटेरिएटेड बेंजीन ले लो, ट्रीटिएटेड बेंजीन ले लो, इन केस ऑफ सल्फोनेशन और आयोडीनेशन, तो रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि आप ये पहले से, देखो ये इतनी बातें तो कॉमन हो गई, क्योंकि आप ये पहले से जानते हैं कि कौन टूटे तो रिएक्शन की रफ्तार फास्ट होगी। देखो ट्रीटिएटेड बेंजीन जो ट्रीटियम है वो रेडियोएक्टिव भी है, वो बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा एज कंपेयर टू द ड्यूट्रियम, एज कंपेयर टू द H, सिंपल H होता, प्रोटियम होता। मतलब आपकी जो आपकी जो आयोडीनेशन है और आपकी जो सल्फोनेशन रिएक्शन है, उन दोनों के अंदर आपको ध्यान रखना है ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट 2 और 1 दोनों सेम लेवल के ऊपर होंगी। दोनों के अंदर कैसे पाया गया कि दोनों सेम लेवल के ऊपर हैं? उसी लेवल के ऊपर है, क्योंकि जो सेकंड स्टेप है, उस सेकंड स्टेप के अंदर अगर हमने देखा H को बदल के H की जगह ड्यूट्रियम लगा के, ट्रीटियम लगा के, तो आयोडीनेशन के केस में ये पाया गया, सल्फोनेशन के केस में ये पाया गया, रिएक्शन की रफ्तार के ऊपर फर्क पड़ गया। अगर ट्रीटियम लगा देते हैं तो रिएक्शन की रफ्तार ज्यादा होती है, ड्यूट्रियम लगा दे उससे थोड़ी कम होती है, प्रोटियम रखते हैं तो उससे कम होता है। तो इट मीन्स सेकंड स्टेप आपकी क्या है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। क्या है बोलो? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। मतलब दोनों ही यहाँ पे स्लो स्टेप है, दोनों की दोनों, फर्स्ट भी और सेकंड भी। दोनों के अंदर क्या है? दोनों फास्ट है तो दोनों फास्ट है, स्लो है तो दोनों स्लो है, दोनों एक जैसी हैं। इसका मतलब दोनों के ऊपर ही रिएक्शन की रफ्तार डिपेंड करती है। तो अब आप ये समझ गए होंगे एनर्जी लेवल डायग्राम। So thank you. So that about the general mechanism of the electrophilic substitution reaction along with the energy level diagram. तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हर एक का मैकेनिज्म देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बेसिक मैकेनिज्म याद होने चाहिए। सो थैंक यू।